वेलकम बैक गाइस टू पार्ट 20। अगर पार्ट 19 नहीं देखा तो जाकर देख लो, नहीं तो आलू खिला दूंगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे नारुतो ने हाशिरामा और बाकी होकागे को एडो टेंसी से जिंदा किया था। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। सारी प्लानिंग पूरी करने के बाद हाशिरामा ने नारुतो से पूछा कि कोनोहा की मौजूदा स्थिति कैसी है। जब उसे पता चला कि इस वक्त की होकागे उसकी पोती त्सुनादे हैं, तो उसके मन में तुरंत एक अजीब सी बेचैनी आ गई। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला, उम्मीद है कि गांव का फाइनेंस ठिकाने पर है ना। नारुतो मुस्कुराते हुए बोला, आप निश्चिंत रहें, त्सुनादे सामा के लीडरशिप में गांव पहले से ज्यादा शांतिपूर्ण और समृद्ध है। ये सुनकर हाशिरामा और तोबिरामा दोनों ने चैन की सांस ली। फिर दोनों को यह जानने की जिज्ञासा हुई कि अब कोनोहा आखिर कैसा दिखता है। तोबिरामा ने सुझाव दिया, जब दोबारा जिंदा ही हुए हैं तो गांव जाकर देख ही लेते हैं। बाकी के होकागे भी इसी बात से सहमत थे, लेकिन ओरोचिमारू ने अफसोस जताते हुए कहा, दुर्भाग्य से आप सबको एडो टेंसेई से बुलाया गया है, इसलिए आपकी हर गतिविधि के लिए पहले नारुतो की अनुमति लेनी होगी। ये सुनकर तोबिरामा तुरंत भड़क उठा, क्या इतनी मामूली जुत्सु मुझे रोक पाएगी? इस उजुमाकी कुल के बच्चे की इतनी हिम्मत! इतना कहकर उसके शरीर से डरावनी चक्रा लहर फूट पड़ी। ओरोचिमारू ने तुरंत मोहरें बनाई और उसकी हरकत रोक दी। तोबिरामा पल भर में जड़ हो गया। तभी उसे एहसास हुआ कि ओरोचिमारू के शरीर में उसके बड़े भाई हाशिरामा की कोशिकाएं मौजूद हैं। हाशिरामा ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तू अब थोड़ा सुस्त हो गया है। ये लड़का वाकई आसान नहीं है और ये उजुमाकी कबीले का नौजवान भी कम नहीं। इसके अंदर की मात्रा शायद मुझसे भी ज्यादा है। ये सुनकर नारुतो ने गहरी सांस ली। वो पहले ही तैयार था जरूरत पड़ने पर दखल देने को, क्योंकि ओरोचिमारू की लैब में मौजूद अहम रिसर्च डाटा बर्बाद नहीं हो सकता था। भले ही ओरोचिमारू को निंजा गॉड से तारीफ मिल गई, पर वो जानता था कि अगर हाशिरामा सच में कुछ करना चाहे तो एक झटके में उसे मिटा सकता है। नारुतो ने उसे शांत रहने को कहा और फिर चारों होकागे से बोला कि वे अपने हाथ उसके कंधे पर रखें। वो सबको अपने फ्लाइंग थंडर गॉड जुत्सु हिराइशिन से वापस गांव ले जाएगा। ये सुनकर तोबिरामा दंग रह गया। क्या तू भी फ्लाइंग थंडर गॉड जानता है? वो तो मेरा जुत्सु था। इसके साथ मिनाटो और शिसुई भी उनके साथ चल पड़े। नारुतो ने जुत्सु सक्रिय किया और अगले ही पल सभी मिनाटो के पुराने कोनोहा वाले घर में पहुंच गए। जैसे ही वे जमीन पर उतरे, चारों तरफ धूल का बादल उठ गया। तोबिरामा ने थोड़ा झल्लाते हुए कहा, क्या तू इससे बेहतर जगह नहीं चुन सकता था? नारुतो ने मुस्कुराकर कहा, सॉरी, लेकिन आमतौर पर यहाँ कोई आता नहीं, तो ये सबसे सेफ लोकेशन थी ताकि किसी को शक न हो। इसके बाद उसने सेज मोड, सेनिन मोड एक्टिव किया और पूरे क्षेत्र को महसूस किया। जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है, तो उसने सबको सामान्य गांववासी की शक्ल में बदल दिया ताकि वे आसानी से गांव में प्रवेश कर सकें। जब हाशिरामा ने उसका सेज मोड देखा तो उसके चेहरे पर प्रशंसा झलकने लगी। वो बोला, म्योबोकू पर्वत की सेज तकनीक वाकई मिनाटो का बेटा कमाल का निकला। इतनी कम उम्र में न सिर्फ ताकतवर बल्कि सोच समझ में भी गजब का। ये सुनकर मिनाटो मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गर्व के साथ साथ हल्की पीड़ा भी झलक रही थी, क्योंकि इस निर्दयी निंजा दुनिया में ऐसे बेटे को मजबूत बनना ही पड़ा। बिना माँ बाप के पल्ले नारुतो ने आखिर कितना कुछ झेला होगा जो आज वो इतना मैच्योर और सॉलिड इंसान बन पाया है। जब मिनाटो दोबारा अपने पुराने घर लौटा तो उसके दिल में ढेरों यादें एक साथ उमड़ आईं। वो पल जब वो और कुशिना यहाँ साथ रहते थे, सारी यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगीं। थोड़ी देर बाद सब लोग घर से बाहर निकलकर एक ऊंचे स्थान पर पहुंचे। वहां से उन्होंने गांव की रौनक और खुशहाली देखी। हाशिरामा यह नजारा देखकर भावुक हो गया। वहीं तोबिरामा अपने चेहरे के उस पत्थर वाले पर्वत होकागे रॉक को देखते हुए मुस्कुराया। उसकी नजरों में अपने गांव के प्रति गर्व झलक रहा था। तीसरे और चौथे होकागे ने भी एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए, क्योंकि उनका गुजरे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए उन्हें गांव में बहुत बड़ा बदलाव महसूस नहीं हुआ। उधर इताची और शिसुई भी लंबे समय बाद कोनोहा की हवा में सांस ले रहे थे। उचिहा कबीले के नाश वाली उस रात के बाद दोनों को इतने सुकून से गांव में टहलने का मौका नहीं मिला था। दोनों ने तय किया कि वो अपने पुराने उचिहा जिले में जाकर देखें, जहाँ कभी उनका कबीला रहा करता था। लेकिन जब वे वहाँ पहुंचे तो पहले का वो चहल पहल वाला इलाका अब वीरान हो चुका था। टूटी हुई दीवारें, झाड़ झंखाड़ और सूनी गलियां, सब कुछ समय के साथ मिट चुका था। दीवारों पर अब भी तलवारों के निशान मौजूद थे, जिन्हें देखकर उनका दिल भारी हो गया। उस रात की यादें फिर से ताजा हो उठीं। वो चीखें, वो गिरते हुए लोग और माँ बाप के विदा लेते वक्त के वो अंतिम शब्द। कई सालों से दबा हुआ दर्द आखिर फूट पड़ा। इताची के अंदर का सारा भावनात्मक तूफान बाहर आ गया। उसकी आंखें अचानक चमकने लगीं और वो नई जागी हुई मंगेक्यो शारिंगन में बदल गईं। घुटनों के बल जमीन पर गिरते हुए उसने पछतावे के आंसू बहाए। उचिहा कबीला यूं ही खत्म नहीं हो सकता, वो बोला। मैं इन आंखों से आने वाले निंजा युग का सच देखूंगा और नारुतो की राह में आने वाली हर रुकावट को मिटाऊंगा। बीते कल को अलविदा कहकर इताची और शिसुई वापस नारुतो के पास लौट आए। इताची ने गहरी कृतज्ञता के साथ कहा, तेरी वजह से ही मुझे दोबारा अपने पापों का सामना करने
और अपने कबीले से माफी मांगने का मौका मिला। नारुतो मुस्कुराया और बोला, अब जो बीत गया उसे बीतने दो। हर किसी को अपनी पुरानी जगह दोबारा देखने का कुछ न कुछ मतलब मिला होगा। वो आगे बोला, अब वक्त है आगे देखने का। उसने सेज मोड से महसूस किया कि त्सुनादे, जिराया और ज्यादातर सीनियर शिनोबी इस वक्त गांव में नहीं थे। उसे अंदाजा हुआ कि सब शायद क्लाउड विलेज कुमोगाकुरे की तरफ ग्रेट निंजा वॉर के लिए निकल चुके हैं। लड़ाई अब बस शुरू होने ही वाली थी। नारुतो ने सभी को लेकर क्लाउड की तरफ फ्लाइंग थंडर गॉड से उड़ान भरी। जैसे ही वे उतरे, नागाटो पेन की बारिश तुरंत उनकी मौजूदगी को महसूस कर गई। वो खुद को रोक नहीं सका और भागा हुआ नारुतो के पास पहुंचा। कुछ दिनों के आराम के बाद उसकी रिनेगन की शक्ति अब लगभग पूरी तरह लौट आई थी। नारुतो उसकी नजरों को देखकर समझ गया, अब वक्त आ गया था अपने सीनियर मास्टर की अधूरी ख्वाहिश पूरी करने का, यानी याहिको को वापस लाने का। एक विहाइट जित्सु को पकड़कर लाने के बाद नागाटो ने अपने देवा पाठ के शरीर से सारे ब्लैक रॉड्स निकाल दिए और फिर रिने रिबर्थ जुत्सु रिने टेंसेई एक्टिव किया। हरे रंग की रोशनी ने नागाटो और याहिको दोनों को घेर लिया। इस बार पहले की तुलना में बोझ कई गुना ज्यादा था, लेकिन उसने पूरी हिम्मत और इच्छा शक्ति से इस जुत्सु को पूरा किया। ओरोचिमारू और नारुतो ने तुरंत इस इन ट्रांसफर टेक्निक से उसकी जान बचाने में मदद की। नारुतो समझ गया कि इस जुत्सु को थोड़े समय तक दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तभी धीरे धीरे याहिको की सांसें लौटी और उसकी आंखें खुल गईं। जैसे ही याहिको ने आंखें खोली, वो कुछ पल के लिए बिल्कुल हैरान रह गया। उसने उलझन में पूछा, ये जगह ये कहाँ है? मैं तो मर गया था, है ना? नागाटो अपने थके हुए शरीर की परवाह किए बिना घुटनों के बल गिरते हुए उसके पास पहुंचा और उसे कसकर गले लगा लिया। याहिको ने भी लंबे समय बाद मुस्कुराते हुए अपने पुराने साथी को देखा, जबकि पास खड़ा कोनन आंसुओं से भीग चुका था। ये दृश्य देखकर नारुतो के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। थोड़ी देर पुराने दिनों की बातें करने के बाद याहिको को अचानक हैरानी हुई, क्योंकि उसने देखा कि नारुतो के पास भी रिनेगन है। नागाटो ने आंसू पोंछते हुए कहा, ये है नारुतो, हमारे गुरु जिराया सेंसेई का ही एक और शिष्य, और अब वही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का लीडर है। याहिको ने ध्यान से नारुतो की ओर देखा और अपने पुराने जोश और आदर्शों की झलक उसमें देखी। थोड़ी बातचीत के बाद नारुतो ने नागाटो से कहा कि वो याहिको को पूरी स्थिति समझाए, क्योंकि उसे कुछ जरूरी तैयारी करनी थी। उनसे विदा लेकर वो मिनाटो के पास गया। मिनाटो के एदो टेंसेई से पुनर्जीवित होने का मतलब था कि अब कुरामा का दूसरा आधा हिस्सा, वो यिन कुरामा भी मौजूद है। नारुतो को मन ही मन आभास था कि आने वाले युद्ध में कुछ अप्रत्याशित घटने वाला है, इसीलिए उसने पहले से यिन कुरामा की थोड़ी शक्ति अपने पास स्टोर करने का फैसला किया। लेकिन कुरामा यांग हाफ ने चिंता जताई, अगर तू उस हाफ से कांटेक्ट करेगा तो उसके अंदर की नफरत तुझे निगल भी सकती है। नारुतो मुस्कुराया और बोला, अब बहुत कुछ झेल लिया है, अब कोई भी नफरत मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं बस थोड़ी सी एनर्जी लेना चाहता हूँ, बस। कुरामा ने सिर हिलाया, क्योंकि वो जानता था कि नारुतो सेज ऑफ 6 पाथ्स का चुना हुआ इंसान है। फिर नारुतो ने मिनाटो के साथ फिस्ट बम्प किया और अगले ही पल दोनों की चेतना उस आंतरिक कुरामा स्पेस में पहुंच गई। वहां यिन कुरामा खड़ा था, चेहरे पर वही घमंडी और डरावनी मुस्कान लिए। तो तू ही है वो उजुमाकी बच्चा? वो गुर्राया। मेरे जैसे से इतनी फुर्सत की बातें मत कर, नारुतो ने हंसते हुए कहा। तेरी आदत अब भी वैसी ही है। पर जब उसने और ज्यादा ताना मारा तो नारुतो भी चुप नहीं रहा। उसने तुरंत एडामांटाइन चेन छोड़ दी, जो यिन कुरामा को मजबूती से बांधने लगी। फिर उसने कुरामा के सिखाए हुए तरीके से उसकी चक्रा का एक हिस्सा अपने अंदर खींच लिया। काम पूरा होते ही उसने उस चक्रा को अलग स्पेस में स्टोर कर दिया, ताकि वॉर के वक्त उसे इस्तेमाल किया जा सके। मिनाटो यह देखकर हैरान रह गया। अविश्वसनीय, ये काम तो सिर्फ जिनचुरिकी ही कर सकते हैं। नारुतो ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी 2 हिस्सों में बंटा होना युद्ध में काम आ जाता है, कभी साथ कभी अलग। उधर दूसरी ओर सासुके अपने बेस में टेल्ड बीस्ट से बातचीत कर रहा था, या कहो जबरदस्ती। उसने अपनी रिनेगन एक्टिव की और एक पल में ही सारे बीस्ट्स को जकड़ लिया। ओबितो ताली बजाते हुए बोला, कमाल है, तेरी कंट्रोल स्किल्स तो उम्मीद से भी तेज बढ़ रही हैं। सासुके हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब ये सब मेरे अंडर हैं, अब अगला कदम क्या है? ओबितो ने जवाब दिया, अब वक्त है पुराने जिनचुरिकीज को फिर से बुलाने का। उसने व्हाइट जेत्सु की मदद से सातों बीस्ट्स को उनके पुराने होस्ट बॉडीज में सील कर दिया और उनके शरीरों में धातु की छड़ें गाड़ दी, ताकि सासुके उन्हें अपने रिनेगन से कंट्रोल कर सके। क्योंकि गारा अब भी जीवित था, इसलिए वन टेल शुकाकु उसके पिछले जिनचुरिकी में सील किया गया। अब सासुके की ताकत ऐसी हो चुकी थी कि वो नारुतो से सीधी टक्कर ले सके। ओबितो के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। चौथा निंजा विश्व युद्ध आखिरकार शुरू हो चुका था। इस समय 5 महान देशों ने नारुतो के गुप्त नेतृत्व में एकजुट होकर निंजा अलायंस आर्मी बना ली थी। गारा ने प्रेरक भाषण देने के बाद तुरंत अपनी विशाल सेना को युद्ध के लिए रवाना कर दिया। जैसे ही नारुतो को पता चला कि अलायंस की फौजें आगे बढ़ चुकी हैं, उसने तुरंत सबको एक जगह इकट्ठा किया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने कुमोगाकुरे के सभी नागरिकों को किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने का आदेश दिया, ताकि अगर ओबितो गुस्से में आकर
टेल्ड बीस्ट्स को छोड़े तो गांव तबाह न हो। इस काम की जिम्मेदारी याहिको और उसके साथियों को दी गई, क्योंकि गांव में उन्हीं की बात सबसे ज्यादा सुनी जाती थी। बाकी सब पहले से तय की गई योजना के अनुसार तैनात हुए। इटाची और शिसुई का काम था काबुतो याकुशी से निपटना। वहीं चारों होकागे, किलर बी और ओरोचिमारू नारुतो के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़े। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। तीनों शक्तियां अब आमने सामने थीं। चौथा निंजा विश्व युद्ध अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। जैसे ही नारुतो अपनी टीम के साथ युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ा, ओबितो ने तुरंत काबुतो की एदो टेंसेई सेना को सक्रिय करने का आदेश दिया। काबुतो ने मोहरें बनाई और पृथ्वी से अनेकों ताबूत उभरने लगे। पुराने अकात्सुकी सदस्य, बीते युगों के महान कागे और हर गांव के प्रसिद्ध योद्धा एक एक कर पुनर्जीवित हो उठे। ओबितो ने इस विशाल सेना को देखकर संतुष्टि से सिर हिलाया, पर सासुके के चेहरे पर हल्की निराशा झलक रही थी। उसने संदेह से पूछा, काबुतो, यहाँ इताची का शरीर क्यों नहीं है? क्या तुम्हारे पास उसका डीएनए नहीं था? काबुतो ने गहरी रहस्यमयी आवाज में कहा, यह सवाल तो तुम्हारे प्यारे भाई नारुतो से पूछना चाहिए। ये सुनते ही सासुके के दांत कस गए। वो कमीना आखिर मुझे कितनी बार उकसाएगा? उसने झल्ला कर कहा, अब और वक्त जाया मत करो ओबितो, चलो युद्ध भूमि पर मिलते हैं। ओबितो ने एक शैतानी मुस्कान के साथ मुहर बनाई और टाइम स्पेस जुत्सु से सासुके और उसकी टीम टाका को तुरंत बेस से गायब कर दिया। उनके जाते ही काबुतो ठहाका लगाते हुए बोला, अब इस युद्ध के बाद दुनिया हमेशा मेरा नाम याद रखेगी, काबुतो याकुशी। उसने एक बार फिर से मोहरें बनाई और जमीन से एक और ताबूत उभरा, जिसमें था वो व्यक्ति जिससे ओबितो तक डरता था, उचिहा मदारा। हर कोई अपने अपने मकसद के लिए खेल खेल रहा था। इस युद्ध के बाद दुनिया सच में बदलने वाली थी। काबुतो ने मदारा के ताबूत को फिर जमीन में दफना दिया और अपनी पूरी एदो टेंसेई आर्मी और 1 लाख व्हाइट जित्सु को युद्ध के लिए भेज दिया। इसी बीच सासुके और उसकी टीम टाका कुमोगाकुरे के खाली पड़े गांव में पहुंच चुके थे। वहां की वीरानी देखकर ओबितो हंसते हुए बोला, मानना पड़ेगा नारुतो, तू वाकई बहुत चालाक है। बस इतना ही था। पार्ट 20 गैस। पार्ट 21 के लिए लाइक और कमेंट करना। सबसे फास्टेस्ट अपडेट मिल जाएगी तुम सबको, तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले पार्ट में।